नमस्कार, मैं द्वारिका प्रसाद पुरोहित, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं के गणित विषय के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 3 यानी जो आव्यूह नामक पाठ है उसका अध्ययन पिछले सत्रों में कर रहे हैं। हमने आव्यूहों का योग, घटाना, उनका ऋणात्मक किस तरह से परिभाषित होता है, ये तमाम चीजें और कुछ प्रश्नावलियां आपके सामने रखी थी। लास्ट सेशन में हम आव्यूहों का अदिश गुणन यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे। उसकी प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि यदि दिया गया आव्यूह ए है और हमारे पास कोई अदिश यानी कोई वास्तविक संख्याएं या कोई संख्याएं के और एल है मान लीजिए, तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती है, वो क्या प्रदर्शन करती हैं। बड़ा आसान सा है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रियल नंबर के है और हमारे पास दो आव्यूह हैं ए प्लस बी। तो ये स्केलर जो है, ये जो अदिश है, आव्यूहों के योग पर किस तरह से गुणित होता है, हम इसको यूं समझ सकते हैं कि k इंटू ए प्लस के इंटू बी। इन दोनों पक्षों का क्या अभिप्राय है। यहां पहले हमने समान कोटि के दो आव्यूहों को जोड़ा और तब उसका अदिश k से गुणन किया है। दायां पक्ष कहता है कि मैंने पहले आव्यूह ए को k से गुणित किया, आव्यूह बी को k से गुणित करा और दोनों को जोड़ दिया। तो इस यानी ये कह सकते हैं कि जो स्केलर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मैट्रिसेस के योग के ऊपर। इसको भाषा में कैसे बोल सकते हैं कि जो स्केलर है वो आव्यूहों के योग के ऊपर बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और दूसरा प्रॉपर्टी इसकी इस तरह से है, यदि एक स्केलर के है और एक स्केलर एल है और इन दोनों के जोड़ की, दोनों अदिशों के योग की आव्यूह ए से हम गुणा कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से गुणित कर सकते हैं, k टाइम्स ए प्लस एल टाइम्स ए। यानी दायां पक्ष अगर हम दिए गए आव्यूह के लिए दायां पक्ष निकाल दें और बायां पक्ष निकाल दें तो दोनों बराबर ही होंगे। यहां पर आव्यूह जो है वो स्केलरों के योग के ऊपर वितरित हो गया और यहां पर स्केलर आव्यूहों के योग के ऊपर वितरित हो गया। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और ए और बी को स्वेच्छ आव्यूह मानते हुए भी आप इनको व्यापक रूप में भी इनका प्रूफ कर सकते हैं। बड़ा सरल सा है। इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इस चैप्टर की पूरी तरह से रीड है ना, और उस पे तमाम तरह के प्रश्न, प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज में भी हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आव्यूहों को किस तरह से गुणन करना है और गुणन की धारणा क्या है। जैसे मैंने आपके सामने रखा था कि आव्यूहों पर योग की संक्रिया भी कहीं ना कहीं जो वास्तविक जीवन स्थितियां हैं उसमें जो सारणियों का योग है कि दो सारणियां कब जुड़ेंगी, जब दोनों में एक ही प्रकार की प्रविष्टियां हैं, दोनों एक ही चीज को अभिव्यक्त कर रही हैं। उसको हमने आव्यूहों में किस तरह से कहा कि दो आव्यूहों की कोटियां यदि समान हो तो उनमें संगत अवयव में जुड़ता है। तो इसी तरह से दो आव्यूह गुणित किस तरह से हो सकते हैं, इसको एक विशेष उदाहरण की सहायता से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक उदाहरण हो सकता है इस तरह का। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके कक्षा में दो बच्चे हैं, एक ए और एक बी, और दोनों के पास उनके बैग में कुछ कॉपीज हैं और कुछ पेन्स दोनों ने रखी हुई हैं। मान लीजिए ए बच्चे के बैग में 4 उसकी कॉपीज हैं और 5 उसकी पेन वो रखना चाहता है, और बी बच्चे के बैग में मान लीजिए 10 कॉपीज हैं और 2 वो पेन रखना चाहता है। तो ये क्या थी, हमारी कॉपी का नंबर था, ये पेन का नंबर था। ये उसके बैग की रिक्वायरमेंट है, उसके स्कूल बैग की ये आवश्यकता है कि अपने बैग में ए बच्चा 4 कॉपी और 5 पेन रखना चाहता है और बी बच्चा 10 कॉपी और 2 पेन रखना चाहता है। तो इनको खरीदने के लिए मान लीजिए वो बाजार जाते हैं। तो बाजार में दोनों चीजों का मूल्य आपको दिया है, एक ही दुकान से एक ही मूल्य की समान वस्तुएं दोनों क्रय करते हैं। मान लीजिए ये दोनों का मूल्य है, एक कॉपी का मूल्य 20 रुपए है और एक पेन का मूल्य मान लीजिए 10 रुपए है। तो अब आप देखिए ये वास्तविक जीवन परिस्थिति से किस तरह से जुड़ा है। मेरा कहना है कि आप में से प्रत्येक की कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है। आप अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए बाजार जाते हैं, बाजार में उन चीजों के दाम रहते हैं, दर रहती है, तय मूल्य रहता है, उस पर आप उसको क्रय करते हैं। तो ये उसी जीवन स्थिति का एक मैंने उदाहरण यहां पर बना लिया। अगर मैं ए बी कॉपी पेन ना रखूं, ना लिखूं, यहां पर मूल्य ना कहूं, तो ये सारणियां
किस रूप में अभिव्यक्त हो गई, आव्यूहों के रूप में अभिव्यक्त हो गई। तो अब ये अंडरस्टूड है कि ये दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति की आवश्यकता, ये बी व्यक्ति की आवश्यकता, और ये उनको जो व्यक्त कर रहे हैं उन चीजों को भी हमने यहां पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण नहीं समझा, अंडरस्टूड मान लिया। और ये उनके मूल्य थे, ये एक कॉपी का मूल्य, एक पेन का मूल्य। तो ये दो क्या अभी आपके सामने आव्यूहों के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस आव्यूह की, इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो क्या कही जाएगी? 2x2। दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, इसमें दो पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, 2x1। तो अब हम इसको किस तरह से यहां पर गुणित करेंगे? देखिए सीधी सी बात है कि ये एक दोनों का गुणन करने का क्या तरीका होना चाहिए? ये राशियां, जो ये वाली राशियां हैं, इनसे गुणित होंगी। तो 4 की गुणा 20 से होनी चाहिए, क्योंकि 4 कॉपीज की संख्या था और 20 एक कॉपी का मूल्य प्रकट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 4 गुणा गया 20, प्लस 5 की गुणा किससे होनी चाहिए? 5 उसकी पेन की आवश्यकता है, 5 गुणा गया 10। ठीक इसी प्रकार आप इस वाली जो दूसरी वाली पंक्ति थी, जो दूसरा बच्चा था, उसकी आवश्यकता थी कॉपी और पेन की, तो 10 की गुणा आप किससे करेंगे? 10 गुणा गया 20, प्लस 2 की गुणा किससे करेंगे? 2 गुणा गया 10। तो इस तरह से आप देखिए, अगर हम इसको हल करें तो ये क्या हो गया? 20 चकू 80 और 5 10 से 50, 8 और 5 13, 130 और 200 ये हो गया 200 और 20 ये हो गया 220। यानी कि ये दोनों बच्चों का एक्सपेंडिचर आएगा अपने इस हिसाब से बैग को तैयार करने में। पहले बच्चे को जहां 130 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वहीं दूसरे बच्चे को, बी बच्चे को 220 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो हमने देखा कि कैसे एक स्थिति को आव्यूह के रूप में परिवर्तित करने के बाद हमको उसके गुणन की आवश्यकता हुई, क्योंकि यहां पर हमने व्यय निकालना था, या कहीं पर आपकी इस तरह की उपभोग की समस्या हो सकती है और तरह तरह की समस्याएं हो सकती है। ये तो बस एक उदाहरण भर था। लेकिन अब आव्यूहों के गुणन, अब यही आव्यूहों का गुणन है। देखिए ये एक आव्यूह 2x2 कोटि का, हमने 2x1 कोटि के आव्यूह से इसको गुणित करा। मैं इसको अभी व्यापक रूप में ले जाऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए बोझिल लगेगा। तो एक आसान उदाहरण से हम उन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें ये दिशा देंगे कि किस तरह से हम दो आव्यूहों का, दो मैट्रिसेस का गुणा करेंगे। उसके लिए देखिए पहली शर्त है, आव्यूहों के योग की बात कीजिए। क्या थी पहली शर्त? कि आव्यूहों की कोटियां समान होनी चाहिए, उनके ऑर्डर समान होने चाहिए, तब जुड़ सकते हैं। और गुणन की क्या शर्त है? यहां आप देखिए क्या शर्त है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो दोनों आव्यूहों का तब और तभी गुणन संभव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, दोनों कब गुणा हो पाएंगी? यदि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, यानी पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और गुणा करने का तरीका अभी हमने आपके सामने ये दिखाया। इस वाली पंक्ति को इस स्तंभ से, अगर इसमें और स्तंभ होते, बड़े आव्यूह होते, तो इसको आपने इस तरह से गुणा करना है। तो इसको अगर एक थोड़ा सा इसको हम आर्बिट्री रूप में समझते हैं, स्वेच्छ रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक आव्यूह है ए और एक आव्यूह है बी। तो माना जो आव्यूह है ए है और ए आव्यूह का व्यापक अवयव मैंने aij करके अभिव्यक्त करा और इसकी कोटि m/n प्रकार की है, इसका ऑर्डर m/n है। तो निश्चित रूप से अगर इसके साथ गुणा के लायक मैं दूसरे आव्यूह की कल्पना करूंगा तो उसका ऑर्डर n/ कुछ प्रकार का होना चाहिए। तो दूसरा आव्यूह मान लीजिए b हो और b के एलिमेंट्स b j के प्रकार, यहाँ ij सबस्क्रिप्ट लगाए, यहाँ j के सबस्क्रिप्ट मैंने लगा लिए और इसका ऑर्डर मैंने मान लिया n/p प्रकार का, जहां m n p ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये पहले आव्यूह की कोटि है, ये दूसरे आव्यूह की कोटि है। देखिए पहली शर्त को ये संतुष्ट कर रही है, अर्थात पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या n दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो a इंटू बी हमारा पॉसिबल है। यहाँ पर a और b आव्यूह को हम गुणा कर सकते हैं। तो जो a और b को गुणा करने के बाद मान लीजिए हमारा जो मैट्रिक्स आया वो c आया। हमने कहा कि इन दोनों को
ए और बी आव्यूह को गुणा करने के बाद जो आव्यूह आता है उसका नाम मान लीजिए सी है, और सी के एलिमेंट्स को, जैसे इसको स्मॉल ए से, इसको बी से, तो इसके एलिमेंट्स को स्मॉल सी से मैं व्यक्त कर दूं तो ये क्या कहे जाएंगे, सी आई के। और आप देखेंगे कि इसकी जो ऑर्डर इसका हमको प्राप्त होगा वो m बाई p प्रकार का होगा, यानी इसका पहला, इसकी कोटि का पहला संख्या और इसकी कोटि की दूसरी संख्या। जो बीच में कॉमन था वो हट गया, जो परिणामी आव्यूह होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m बाई p प्रकार का। आप पिछले उदाहरण से इसको रिलेट कर सकते हैं जो अभी मैंने आपके सम्मुख रखा था। अगर मैं ये आपके सामने बताने में बता दूं और आप इसको समझने में सक्षम हो जाएं तो आप आव्यूह गुणन की अवधारणा को ठीक से समझ चुके होंगे। तो इसका जो व्यापक अवयव है, जो स्वेच्छ अवयव है, जिसको स्मॉल सी सबस्क्रिप्ट आई के द्वारा हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो जो सी आई के है दरअसल वो क्या होगा, ए की आईवीं पंक्ति, ए की आईवीं पंक्ति, ए की आईवीं पंक्ति किससे गुणा होगी, तथा बी का केवां स्तंभ, बी का केवां स्तंभ। ये यानी कि इस जो परिणामी आव्यूह था उसका एक एलिमेंट सी आई के, अब आई के वेरी करेंगे, इनके एम तक आई जा सकता है और पी तक के की वैल्यू जा सकती है। वो जब हमने जनरल मैट्रिक्स लिखी थी वहां पे आपको ये सिखाया था। लेकिन इसका जो जनरल एलिमेंट होगा सी आई के, वो आपको कैसे प्राप्त होगा, पहले आव्यूह की आईवीं पंक्ति और दूसरे आव्यूह के केवें स्तंभ के गुणन से। तो देखिए, मान लीजिए मैं केवल एक एलिमेंट आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं, तो ए की आईवीं पंक्ति किस तरह से कही जाएगी, ए की आईवीं पंक्ति आप बता सकते हैं, ए आई 1, फिर ए आई 2, फिर ए आई 3, और ये क्रम चलता चला जाएगा, ए आई एन। एन किस तरह से क्यों लिखा मैंने एन, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या n है। तो ये इस ए आव्यूह की मैंने आईवें नंबर की पंक्ति लिख दी, तो ये इस तरह से आ गई। अब देखिए दूसरा हमने यहां पर क्या लिखना है, बी आव्यूह का केवां स्तंभ। तो बी आव्यूह का केवां स्तंभ का मतलब ये किस तरह से होगा, B1 के, B2 के, B3 के, और ये डॉट 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 डॉट, बीच में बहुत सारे एलिमेंट छूट गए हैं क्योंकि सबको लिखना संभव नहीं है, अंडरस्टूड है। तो बी, और यहां पर क्या सबस्क्रिप्ट आएगा, ये तो के ही रहना है। तो बी में पंक्तियों की संख्या आप देखिए, बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, एन, तो बी एन के तक ये चला जाएगा। तो कहने का आशय है कि मैंने पूरा आव्यूह न लिख करके यहां पर आव्यूह ए की आईवीं पंक्ति लिख दी, यहां पर आव्यूह बी का केवां स्तंभ लिख दिया, और इन दोनों को आपको गुणा करना है। तो गुणा कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, डॉट 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 वाले छूट गए, उसी क्रम से गुणा होते चले जाएंगे, और ये वाला एलिमेंट इससे, और सबका योग करके एक एलिमेंट आपको प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया, ए आई 1 गुणा गया B1 के, प्लस ए आई 2 गुणा गया B2 के, प्लस AI3 गुणा गया B3 के, प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब एक मैं फाइनल एलिमेंट लिख लेता हूं, AIN गुणा गया BN के, और इसको हम सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, AIJ गुणा गया BJ के, और सिग्मा लगा लिया। सिग्मा का मतलब एक क्रमागत योग हो रहा है, एक पैटर्न है इसमें जोड़ का, और जहां J का मान वेरी कर रहा है, J का मान वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से लेकर, और J का मान कहां तक वेरी कर रहा है, N तक। तो AIJ गुणा गया BJ के, A पर सबस्क्रिप्ट लग गया है, यानी कि इनमें से मैंने एक जनरल एलिमेंट लिख लिया है और उस पर सिग्मा नोटेशन लगा लिया। तो इस तरह से आपको CIK का मतलब जो सी आव्यूह था उसका एक स्वेच्छ अवयव, एक जनरल एलिमेंट CIK प्राप्त हुआ। तो I और K के अलग मानों के लिए इस तरह से आप इसके भिन्न भिन्न अवयवों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो एक जनरल तरीका था। तो किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को वास्तव में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम एक जब छोटा सा उदाहरण में फिर से आपके सामने रखूंगा और उसको गुणा करके हम देखेंगे, तो आप जानेंगे कि ये प्रक्रिया इतनी जटिल है नहीं जितनी हमको दिख रही है। और वैसे भी आपके स्तर पर
अधिक से अधिक तीसरी कोटि के आव्यूह आपने कंसीडर करना है, यानी 3/3 ऑर्डर तक के मैट्रिसेस को आपको गुणन की प्रक्रिया में कंसीडर करना है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले एक 2/2 के मैट्रिसेस को गुणा करते हैं। हम विचार करें कि क्या 2/2 कोटि का आव्यूह किसी 2/2 कोटि के आव्यूह से गुणित हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। दोनों समान कोटि के हैं, तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो मैं मान लीजिए ये एक आव्यूह है 2, 3, 4, 5, ऐसे मैंने जनरल एलिमेंट्स लिख लिए और मुझे ए गुणा गया ए करना है, यानी ए का ए से ही गुणन करना है। बी भी मान लेते हैं आप, कोई दूसरा वो भी चल जाता। तो किस तरह से हम गुणा करेंगे, देखिए 2, 4, 3, 5 और फिर 2, 4, 3, 5, ए गुणा गया ए हम करने जा रहे हैं। तो किस तरह से गुणा करेंगे, अभी जो हम आपने सीखा था कि जो परिणामी आव्यूह है उसका आइकेवा अवयव किस तरह से निकाला है ना, तो ठीक वही प्रक्रिया, वो तो जनरल की बात थी। अब यहां पर इस विशेष उदाहरण में आप देखिए, अब ये जो परिणामी आव्यूह आएगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी कोटि 2/2 है, तो ये भी 2/2 कोटि का 2/2 कोटि का 2/2 से हो रहा है गुणा, तो जो परिणामी आव्यूह की कोटि होगी वो भी 2/2 होगी, इसका पहला और इसका दूसरा। बताया था आपको कि ए का ऑर्डर यदि m/n है, बी का ऑर्डर यदि n/p है, तो सी जो परिणामी आव्यूह होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m/p। तो m/p यानी m का मान 2 और p का मान 2/2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा यहां पर 2/2 का आएगा। तो 2/2 का मैट्रिक्स कैसे आप प्राप्त करेंगे, देखिए अब आपने क्या करना है, इसकी गुणा इनसे कर देनी है। तो 2 देखिए 2 दूना 4 प्लस 3 चकू 12, फिर इसकी गुणा इससे कर देनी है, आगे बढ़ ली, पहले पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, यहां पर का एलिमेंट होगा 2 तिया 6 प्लस 3 पंजा 15। अब यहां नीचे हम दूसरी रो में आ रहे हैं, तो यहां भी परिणामी में दूसरी रो में जाएंगे, इसकी गुणा आप इससे कर लेंगे, तो 4 दूना 8 प्लस 5 चकू 20। अब इसकी गुणा आप इनसे कर लेंगे, देखिए 4 तिया 12 प्लस 5 पंजा 25। अब इनको जोड़ दीजिए आप, 12 और 4 कितना हो गया 16 और 15 6 21, 20 और 8 28, और ये हो गया 5 और 2 7 और 2 और 1 3 37। तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ गया। गुणा करने की प्रक्रिया देखिए कितनी सरल है। आप मेरे इस मार्कर को ध्यान दीजिए, हमने पहली रो को पहले स्तंभ से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को गुणा करा, जोड़ दिया, यहां पर लिख दिया, फिर इसकी गुणा इनसे करी, यहां पर जोड़ लिख दिया, फिर जब मैं यहां नीचे रो में आया तो यहां भी मैं नीचे रो में आ गया, इसकी गुणा मैंने इनसे करी, यहां पर जोड़ लिख दिया, फिर इसकी गुणा मैंने इनसे करी, यहां पर जोड़ लिख दिया। और अगर ज्यादा कोटि के भी मैट्रिसेस होंगे तो भी आप इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करेंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि यदि हमारे पास ए और बी की गुणा संभव है, तो अब हम विचार करें कि क्या बी और ए की गुणा भी संभव होगी। तो मैं थोड़ा देर के लिए एक उदाहरण लिख देता हूं कोटियों के रूप में आपके सामने। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3/4 है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लीजिए 4/2 है। ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/4, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/2। तो क्या ए और बी का गुणन संभव है, तो बिल्कुल गुणन संभव है। क्यों, क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, दोनों का मान 4 है, इसमें 4 कॉलम है, इसमें 4 रोज है, तो ए भी डिफाइंड है। पर विचार कीजिए क्या बी ए डिफाइंड होगा। अब मैंने यहां पर लिखा 2/4 और ए लिखा, ए का ऑर्डर लिखा 3/4, तो क्या बी ए डिफाइंड है। बी ए डिफाइंड कब होता, जब इस बी के स्तंभ ए की पंक्तियों के बराबर होते, ऐसा नहीं है ना। तो अब आप इस छोटे से उदाहरण से समझ गए होंगे कि दिए गए आव्यूह यदि ए और बी गुणित हो रहे हैं तो उनके लिए क्या शर्त है, ए और बी का गुणन कब संभव है, ए माने पहला, बी माने दूसरा आव्यूह, पहले और दूसरे आव्यूह की गुणा कब संभव है, यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, कॉलम्स की संख्या दूसरे आव्यूह के रोज के नंबर के बराबर हो या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो ऐसा यहां इस विशेष उदाहरण में जहां पर ए और बी की कोटियों का मैंने उल्लेख किया है, ए और बी की गुणा यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी तो पॉसिबल है, ए और बी का गुणन संभव है, ए बी गुणा करके कोई सी आव्यूह बन जाएगा, लेकिन यहां पर ए और बी और ए की गुणा संभव नहीं है। तो आप एक नियम तो अभी हम कोट कर सकते हैं, आप जानते हैं ए बी और बी ए
अगर दोनों परिभाषित होते तो हम कहते कि आव्यूह अगर गुणित हो रहे हैं तो वो क्रम विनिमय है, लेकिन यहां पर हम जब परिभाषित ही नहीं है तो क्रम विनिमयता की बात तो कर ही नहीं सकते। तो आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि हमने देखा था कि आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है आव्यूहों के लिए कि आप इसको सारांश रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई सी डी मान लीजिए, ई एफ मान लीजिए, जो भी आपने आव्यूह के नाम रखने हो, यदि दो आव्यूह एक विशेष क्रम में गुणित हो रहे हो तो उसके रिवर्सल ऑर्डर में उनका गुणन संभव हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आव्यूहों के गुणन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त, जिसका मैं बार बार आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं, कि पहला गुणा दूसरा कब पॉसिबल होगा, यदि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, और ऐसा नहीं हुआ तो गुणन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने इस एग्जांपल में देखा, तो हम क्रम विनिमयता की तो अब बात करेंगे ही नहीं, हम कहेंगे कि सामान्य यानी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने और रखना चाहूंगा, वो है कि अब तक आप संख्याओं के संदर्भ में जानते हैं कि x गुणा गया y अगर आपने करा और 0 आ रहा है तो यानी आइदर ऑफ देम इज 0, या दोनों 0 हैं, या तो दोनों में से एटलीस्ट एक 0 है, तभी दोनों चीजों का गुणनफल 0 होगा। लेकिन हम यहां पर आपके सामने दो ऐसे आव्यूहों का उदाहरण दे सकते हैं जो स्वयं 0 नहीं है, किंतु उनका जो गुणनफल है वो 0 आव्यूह प्राप्त हो रहा है। ये भी आव्यूहों के गुणन का एक अलग नियम है जो कि सामान्यतया और बीजगणितीय संक्रियाओं में कम देखने को हमको मिलता है। मान लीजिए ये देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिया 0 0 3 6 कह दिया, और एक बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, मैंने कहा 1 2 0 0। अब आप देखिए दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस है, दोनों की कोटियां 2 बाई 2 है, 2 बाई 2 ऑर्डर है। ये 0 3 0 6, इसका 1 2 0 0, दोनों अशून्य आदमी, नल मैट्रिक्स कोई भी नहीं है इसमें से। तो अब आप ए बी को डिफाइन कीजिए, ए गुणा गया बी परिभाषित कीजिए। तो ए मैट्रिक्स मैंने लिखी 0 0 3 6, और बी मैट्रिक्स मैंने लिखी 1 0 2 0। विचार किया कि क्या इनका गुणन पॉसिबल था? बिल्कुल है, क्योंकि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, कॉलम्स की संख्या दूसरे आव्यूह के रोज के नंबर के बराबर है, पंक्तियों की संख्या के बराबर है, गुणन पॉसिबल है। तो गुणा करके देखिए क्या होता है। गुणा करने के बाद इसकी गुणा आप ऐसे करेंगे, तो इस तरह से गुणा करना, 0 1 जा 0 और 1 की गुणा की आपने, प्लस मतलब इस पंक्ति की गुणा इससे करेंगे ना, तभी तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा। पहली रो पहले कॉलम से गुणा होगी तब यहाँ का 1 1 आएगा, फिर पहली रो दूसरे से गुणा होगी फिर 1 2 आएगा, फिर दूसरी रो पहले से गुणा होगी यहाँ पर आएगा, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से गुणा होगी तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि परिणामी आव्यूह की कोटि भी यहाँ पर क्या होनी है, 2 बाई 2 ही होनी है। तो देखो 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ये तो पहला एलिमेंट आया। इसकी गुणा इससे करिए, देखिए 0 गुणा आ गया 2 प्लस 3 इंटू 0। देखिए अब आप इसकी, अब दूसरी रो में आ गए तो यहां भी मैं दूसरी रो में आऊंगा, दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से, तो 0 गुणा आ गया 1 प्लस 6 इंटू 0। ठीक है, इन दो की गुणा इनसे करनी थी, इसकी इससे प्लस इसकी इससे, फिर इसी तरह से जो गुणन की परिभाषा है उसके अंतर्गत इसकी गुणा आपको इससे करनी है। तो 0 गुणा आ गया 2 प्लस 6 गुणा आ गया 0। आप इन सबको सॉल्व करिए, आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 0 0 0, यानी ये ओ मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गई। तो ये अलग सी बात है कि दो आव्यूह अशून्य थे, दोनों में कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं था, कोई भी शून्य आव्यूह नहीं था, लेकिन जब हमने उनकी प्रोडक्ट करी तो हमको एक शून्य आव्यूह यानी नल मैट्रिक्स हमको मिला है। ये एक अलग तथ्य है जो आव्यूहों का गुणन प्रकट करता है। तो अभी हमने आपके सामने आव्यूहों के गुणन के संदर्भ में कि गुणन आपने किस तरह से करना है ये प्रक्रिया आपको बताई। आज आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ एक महत्वपूर्ण एग्जांपल्स ले लीजिए और उनको गुणा करने की कोशिश कीजिए। आप आव्यूहों का गुणन सीखेंगे तो गुणा अगर आपको आ जाएगा तो गुणा के बाद आज हमने दो महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा करी। पहला कि आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, और दूसरा दो अशून्य आव्यूहों का गुणन शून्य आव्यूह हो सकता है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखा है। इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।